अच्छा, वैसे मैंने ऑलरेडी ये वाली इसके ऊपर एक क्लास रखी हुई थी, लेकिन अभी हम ना दोबारा शुरू से हम इसको कर लेते हैं। इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। तो चलो अभी डिलीट नहीं करता, कॉपी पेस्ट के लिए थोड़ा सा यूजफुल रहेगा। बाकी जो डेटाबेस की असाइनमेंट है ना, डेटाबेस की असाइनमेंट मैंने आपकी वो पास्ट पेपर्स के लिए टॉपिकल शीट बनानी है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ना टाइम नहीं मिल रहा आजकल। तो खुद ही पास्ट पेपर से क्वेश्चन ढूंढा करो और उसको कर लिया करो, ठीक है। लेकिन ओवर दी वीकेंड इंशाल्लाह संडे को मुझे टाइम मिलेगा, संडे सैटरडे शायद। तो तब मैं ऐसा करूंगा, तब मैं इंशाल्लाह ना आप लोग टॉपिकल्स बना दूंगा। तो फिर मैं आप लोगों को साइन कर दिया करूंगा होमवर्क्स वगैरह, जब आप लोगों की क्लासेस नहीं हो रही तब आप असाइनमेंट्स वगैरह कर लो, ठीक है। बट फॉर नाउ अभी पास्ट पेपर से खुद भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लिया ताकि चीज़ें भूलें ना, बिकॉज चीज़ें भूल जाती होती हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे करना है प्रोग्रामिंग के बेसिक्स। अब सबसे पहले बिफोर वी डू प्रोग्रामिंग, बिफोर वी राइट एनी ऑफ आवर कोड्स, वी मस्ट अंडरस्टैंड के कुछ डेटा टाइप्स होती हैं जो कि आपने प्रोग्रामिंग में यूज़ करनी होती है, ठीक है। अच्छा, बल्कि इससे भी पहले ना मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स वाला कॉन्सेप्ट करवाता हूँ। हमेशा मैं डेटा टाइप्स पहले करवाता हूँ, बट दिस टाइम अराउंड लेट्स डू वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स फर्स्ट। अब वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल आपके कोड के अंदर एक ऐसी चीज होती है जो कि जिसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो, अपने अंदर डेटा रखवा रहे होते हो, डेटा मैनिपुलेट करवाना हो, डेटा आपने स्टोर करवाना हो किसी भी चीज के अंदर। ये बेसिकली जो वेरिएबल होता है ना, ये आपके पास एक कंटेनर टाइप होता है। आप इसको ऐसा कंसिडर कर लो कि ये जो आपके पास है ना, ये आपके पास एक कंटेनर है। और इस कंटेनर के अंदर आप क्या कर रहे हो, इस कंटेनर के आप लोड्स ऑफ डेटा जो है ना, वो आप यहाँ पे स्टोर करवा रहे हो। तो ये बेसिकली शॉर्ट टर्म में आपके पास एक वेरिएबल होता है, ठीक है। तो वेरिएबल आपके पास क्या हो गया, वेरिएबल आपके पास एक कंटेनर की तरह, ये आपके पास वेरिएबल है। ये क्या कर रहा है, वेरिएबल डेटा को स्टोर कर रहा है। अब डेटा को, जाहिर सी बात है, अगर आप डेटा को स्टोर करवा रहे हो तो आप डेटा को यूज भी कर सकते हो, आप डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हो, डेटा के अंदर एडिशन भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी कर सकते हो आप। हर तरह की डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हो, जिस तरह हमने डेटा मैनिपुलेशन डीबीएमएस में पढ़ी थी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, जो डेटाबेस का चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, उसके अंदर हमने यही पढ़ा था कि आपके पास जो डेटा, आप उसको अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हो, आप उसको एक्सट्रैक्ट भी करवा सकते हो, डिस्प्ले करवा सकते हो, आप उसको अंदर काउंटिंग करवा सकते हो, सम कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो यही जो बात है, आप अगर डेटा को कहीं स्टोर करवा रहे हो तो मैनिपुलेट तो आप उसको कर सकते हो, आप उसको कुछ भी कर सकते हो उसके साथ। तो डेटा स्टोरेज बहुत जरूरी होती है, एंड वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा। तो आप ये कह सकते हो कि वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा, ठीक है। तो वेरिएबल्स करते क्या है, वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डेटा। तो वेरिएबल्स डेटा को स्टोर करते हैं। और एक और पॉइंट जो यहाँ पर आता है वो ये आता है कि दी वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑलवेज चेंजेस। इनकी वैल्यू वेरिएबल होती है, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है वेरिएबल है। तो आप ये कह सकते हो देयर वैल्यू चेंजेस, ठीक है। तो ये आपके पास वेरिएबल होता है। अब इसके अंदर कॉमन सा यहाँ पे अगर आप वो लेना ना, आप कह लो कि कॉमन सा आप एक वेरिएबल ले लो। लेट सपोज आप एक वेरिएबल ले लो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखो ई डॉट जी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सम वेरिएबल है, सम के नाम से। आप यहाँ पे लिख लो सम, बल्कि सम ना लिखो, आप इसकी बजाय काउंट लिख लो, ठीक है। काउंट क्या करेगा, आपने यहाँ पे लिखा काउंट, और फिर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन। अब ये जो मैंने आपकी चीज यहाँ पे लिखवाई है ना, ये आपके पास क्या है, दिस इज अ वेरिएबल। अब ये जो वेरिएबल है आपके पास काउंट का, ये काउंट का वेरिएबल क्या कर रहा है, ये काउंट का वेरिएबल बार बार चेंज करी जा रहा है। इसकी जो वैल्यू है, ये आप बार बार चेंज कर सकते हो। इस वेरिएबल की वैल्यू आप क्या करोगे, आप इसके अंदर काउंट के अंदर आप प्लस वन करते जाओ, आप इस काउंट को लूप के अंदर एक रख दो, तो ये काउंट क्या होगा, प्लस वन होगा, प्लस टू हो जाएगा, फिर आप प्लस वन करोगे, थ्री हो जाएगी इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू फोर हो जाएगी, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो इस तरह करके जो इनकी वैल्यूज होती हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज करती रहती हैं। तो ये आपके पास ना यहाँ पर होता है, वेरिएबल का काम होता है, ठीक है। तो दिस इज योर वेरिएबल। तो ये मुझे बताओ, ये चीज सबको समझ आई है कि नहीं समझ आई?
अच्छा, इसके बाद आपके पास ना यहाँ पे एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट कॉन्स्टेंट्स। अब जिस तरह आपके पास वेरिएबल है, उसी तरह आपके पास क्या होते हैं, उसी तरह आपके पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स में क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स में आप यहाँ पे कह सकते हो कि इनकी जो वैल्यू होती है ना, ये नेवर चेंजेस। और ये कांस्टेंट भी सेम चीज ही यहाँ पे कर रहे होते हैं, इट इज यूज टू, आप कह लो, स्टोर डेटा। कॉन्स्टेंट्स आर यूज टू, दे आर यूज टू स्टोर व्हाट, दे आर यूज टू स्टोर डेटा। तो ये बहुत कॉमनली आपके पास ना कॉमन कॉमन एक वो है, एक जो कॉमन क्वेश्चन आता है पास्ट पेपर्स के अंदर, वो आता है कांस्टेंट वर्सेस वेरिएबल्स की डेफिनेशन बताओ। तो 2 मार्क्स आपके इसी से सेव हो जाए अगर आपको पता हो कि इनकी डेफिनेशन का, इनका पर्पस क्या है। और जो कांस्टेंट होता है, इट्स वैल्यू नेवर चेंजेस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वैल्यू नेवर चेंजेस। ठीक है। वैल्यू इसकी कभी भी चेंज नहीं करती, वैल्यू इसकी सेम ही रहती है। अब इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है, क्या आप एक ऐसा, आपको क्या जरूरत पड़ सकती है कि आप कांस्टेंट यूज करो। लेट सपोज आपके पास ना नंबर ऑफ डेज आपने स्टोर करने हैं, आप कह लो, बल्कि नंबर ऑफ आवर्स आपने स्टोर करने हैं एक दिन के अंदर। तो एक वेरिएबल आप यहाँ पे बनाओ, इस वेरिएबल का नाम है आवर्स, डे आवर्स। यहाँ पे आप कर लो डे आवर्स कर लो। ठीक है, ये आपके पास वेरिएबल है, और इसके अंदर आपने रखवा लिया डे आवर्स के अंदर आपने रखवा लिया 24। अब ये जो चीज है ना, ये आपके पास क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट, एंड इट्स वेरी एविडेंट कि व्हाई इज दिस अ कांस्टेंट। व्हाई इज दिस अ कांस्टेंट, बिकॉज जो दिन के अंदर आपके पास घंटे आ रहे हैं, दिन के अंदर घंटे आर ओनली गोइंग टू बी 24, देयर आर ओनली गोइंग टू बी 24 आवर्स। 24 आवर्स से ज्यादा नहीं हो सकता, 24 आवर्स से कम नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा दिन एग्जिस्ट नहीं करता जिसके अंदर इससे कम वैल्यू, इससे ज्यादा। तो आपको जरूरत ही क्या पड़ी, आप इसको वेरिएबल में स्टोर करवाओ, आप इसको डायरेक्ट कांस्टेंट में करवा दो। और एक और चीज मैं बताता हूँ, अब अगर आप कांस्टेंट चूज कर रहे हो, अगर आप वेरिएबल चूज करें अपने कोर्स में, इट डज नॉट मैटर। आप सारी चीजों को वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इवन एक और मैं चीज बताऊंगा, ये जो हम अभी बात करें, ये सिर्फ थ्योरी तक है। थ्योरी तक आपको एग्जामिनर टेस्ट करेगा, ये आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको कोडिंग वगैरह में आपको कॉन्स्टेंट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। कोडिंग वगैरह में आपने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ही बनाने हैं। अब इसकी रीजन क्या है, क्योंकि वेरिएबल्स बनाना बहुत आसान होता है। अब हर चीज के लिए वेरिएबल्स यूज कर सकते हो। इवन जो आपके पास ये जो डे आवर्स आ रहे हैं ना, इस डे आवर्स को भी आप कांस्टेंट की जगह वेरिएबल अगर बना दो ना, तो काम आपका पूरा हो जाएगा, कोड आपका चल जाएगा। लेकिन फर्क क्या आएगा, अच्छे और बुरे प्रोग्रामर में फर्क आ जाएगा। जो अच्छा प्रोग्रामर होगा वो इसको कांस्टेंट बना लेगा। जो लेट्स सपोज, जरूरी नहीं है कि जो इसको वेरिएबल बनाता है वो बुरा प्रोग्रामर हो, बट एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं समझी जाती। अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट कर दो, सीधा सीधा, ये आपके पास चीज होती है। तो इस तरह आपने कोड्स को यूज करना था, लेकिन अगर इसको वेरिएबल बना दो तब भी हो जाएगा। अच्छा, अब इसको कांस्टेंट बनाना क्यों, कांस्टेंट आपने इसलिए बनाना है कि हो सकता है आपने कोई ऐसा कोड लिखा है जिसके अंदर डे आवर्स की वैल्यू गलती से चेंज हो रही है। हो सकता है डे आवर्स के अंदर आपने गलती से कोई और वैल्यू साइन कर दी, जो कि गलती वैसे नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी गलती हो जाए जिसके अंदर कोई और वैल्यू साइन हो रही। तो अगर आप इसके अंदर कोड के अंदर फोर्सफुली कोई और वैल्यू साइन कर भी देते हो ना, तो आप इसके अंदर लेट्स सपोज कह लो डे आवर्स इक्वल्स टू 10 कह दो। तो अगर आप डे आवर्स इक्वल्स टू 10 लिखोगे ना, तो जितना मर्जी आप इक्वल्स टू 10 लिखो, इक्वल्स टू 0 लिखो, इक्वल्स टू -1 लिखो, उसका इफेक्ट होगा ही नहीं सर। इसके अंदर 24 का 24 ही स्टोर रहेगा, बिकॉज ये है ही कांस्टेंट। आप इसके अंदर डे आवर्स के अंदर 24 रखवाने के बाद आप कोई और वैल्यू रखवाते जाओ, लेकिन इसके अंदर 24 का 24 ही रहेगा, बिकॉज ये कांस्टेंट है। तो फायदा ये होता है कि आप, अगर कोई आपके साथ आके छेड़खानी करता है आपकी वैल्यूज के साथ, तो वो जो वैल्यूज होती हैं आपकी, वो सेम की सेम वैल्यूज रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट के अंदर फर्क है। तो ये मुझे सब क्लियर करवा दो कि ये चीज सबको समझ आ गई है कि नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताओ, मजूका और अफान। अच्छा ठीक है, सबको अगर समझ आ गया तो लेट्स मूव। अच्छा, अब ना आपके पास यहाँ पे एक और यहाँ पे सवाल आता है, बल्कि अच्छा, अब जो आपके पास ये वेरिएबल्स है ना, ये इन वेरिएबल्स की आपके पास ना डिफरेंट डेटा टाइप्स हो सकती है। आपके पास हर जो वेरिएबल है, हर वेरिएबल कैन बी यूज टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। अब जो एक काउंट आपने बनाया है, काउंट क्या कर रहा है, +1 +1 कर रहा है, तो इसके अंदर नंबर स्टोर कर रहे हो आप। तो अगर आपने नंबर स्टोर करने हैं तो उसकी डेटा टाइप क्या होती है, इंटीजर डेटा टाइप होती है, बिकॉज आप इंटीजर स्टोर कर रहे हो। लेकिन लेट्स सपोज आपने इंटीजर नहीं स्टोर करवाना, आपने सेंटेंस स्टोर करवाना है, फिर आप क्या करोगे। तो यहाँ पे मसला आ जाता है। यहाँ पे आपको डेटा टाइप्स जो होती है ना, उनके बारे में आपको यहाँ पे ना पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख दो डेटा टाइप,
और इसमें आपके पास ना डिफरेंट तरीके की डेटा टाइप्स होती हैं। अब इस वाली चीज़ को ना मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही करूंगा, बिकॉज ये बहुत जेनेरिक जेनेरिक चीज़ है और आप सबको आती ही। ठीक है, तो ये आपके पास ना सबसे कॉमन डेटा टाइप है। सबसे पहली जो आपके पास यहाँ पे डेटा टाइप आती है, वो आपके पास कौन सी डेटा टाइप आती है यहाँ पे, वो आपके पास आती है इंटीजर डेटा टाइप आती है। अब इंटीजर डेटा टाइप आपके पास ऐसी डेटा टाइप होती है जिसके अंदर आप क्या करते हो, जिसके अंदर आप होल नंबर स्टोर करवा लेते हो। आपके पास -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है एंड सो ऑन। तो इस तरह की डेटा टाइप्स आपके पास क्या होती है, इंटीजर होती है। अगर आपने लेट सपोज कोई डेसिमल पॉइंट स्टोर करवाना हो, 1.0, 5.2, 6.5, तो फिर आप रियल यूज करते हो। और अगर आपने खाली एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करवाना हो, तो मतलब एक सिंगल अल्फाबेट आ जाए, कैरेक्टर आ जाए, नंबर आ जाए, इस तरह का आ जाए, तो वो आप किस तरह करते हो, 4 से आप उसको डिक्लेयर करवा देते हो। और जब भी आपने कैरेक्टर से किसी भी वैल्यू को डिक्लेयर करवाना है ना, तो यहाँ पे ये चीज आपने जरूर याद रखनी है कि इनके जो साइडवेज आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आ रही है ना, वो सिंगल कोटेशन मार्क्स से आएगी। यहाँ पे आपके पास सिंगल कोट्स आएंगे। ठीक है, तो इस तरह करके आपने करना है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे हो सकता है स्ट्रिंग हो सकता है। ठीक है, अब स्ट्रिंग आपके पास क्या करता है, स्ट्रिंग आपके पास स्टोर करता है मोर देन 1 कैरेक्टर्स। तो अगर मोर देन 1 कैरेक्टर आपको स्टोर करना है, तो फिर आप क्या यूज करोगे, आप यहाँ पे यूज करोगे स्ट्रिंग यूज करोगे। आपके पास पहले ए और बी था, सेपरेट था, तो वो कैरेक्टर था। लेकिन अब आपने ए और बी को ज्वाइन कर दिया, एक से ज्यादा कैरेक्टर हो गए, यस, तो आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे स्ट्रिंग बन गया। और ये भी हो सकती है एग्जाम्पल, हेलो आई एम जुबैर, ये भी एग्जाम्पल हो सकती है। सेंटेंस वगैरह हो जाए, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हो जाए, आपके पास स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी एग्जाम्पल होती है। अब ये चीज इसका ख्याल जरूर रखना कि जो आपके पास कैरेक्टर होता है ना, उसके पास आपके ऊपर सिंगल कोटेशन मार्क्स आ रहे थे। यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क्स मैंने लगाए ना, ये कैरेक्टर के केस में आते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे स्ट्रिंग्स यूज करनी है, तो स्ट्रिंग्स के केस में क्या होता है, आपके पास डबल कोटेशन मार्क्स आते हैं। ये चीज बस याद रखनी है। अब जो लास्ट डेटा टाइप आपके पास आती है, वो होती है बूलियन होती है। अब बूलियन के लिए आप क्या करते हो, बूलियन में ये होता है कि आप टू ऑपोजिट कंपेरिजन को आप स्टोर करवा रहे होते हो। और यहाँ पे जो टू है ना, टू ऑपोजिट बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे साथ में ये भी लिख लो, टू ऑपोजिट कंपैरिजन। और ऑपोजिट कंपैरिजन में ट्रू फॉल्स आ जाता है, 1 और 0 आ जाता है, मेल फीमेल का एमएफ आ सकता है, आपके पास टीएफ आ सकता है, आपके पास आ सकता है यस नो आ सकता है। टू ऑपोजिट कंपैरिजन अगर आपने स्टोर करवाना है, तो बूलियन आप करते हो। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, वो ट्रू और फॉल्स है। तो जैसे ट्रू और फॉल्स आएगा, आपने समझ जाना ये बूलियन डेटा टाइप है। तो ये मुझे बता दो, यहाँ तक बातें सबको क्लियर है, मर्जुका और अफान और मजम? कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो बताओ। अच्छा, अब ना एक यहाँ पे छोटा सा एक रूल यहाँ पे याद रखो। अच्छा, अगर आपने लिखा हुआ है, आपने 1 लिखा हुआ है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इंटीजर है, इंट है, इंट शॉर्ट फॉर्म करके मैंने लिखा है। अगर आपके पास आपने लिख दिया 1 और यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क्स आ रही है, तो ये आपके पास क्या बन गया, 4 बन गया। इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि जरूरी नहीं है कि हर दफा जब आप नंबर लिख रहे हो, तो आपके पास इंटीजर ही हो। अगर आपने सिंगल कोटेशन मार्क्स का लगा दिया, तो एक कैरेक्टर बन जाएगा। और एक और चीज, अगर आप यहाँ पे लिखते हो 12 लिखते हो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगा, आप कह लो इंट बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी इंट। और अगर आप यहाँ पे कहते हो कि आपके पास आ रहे हैं डबल कोटेशन मार्क्स आ रहे हैं 12 के साथ, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा स्ट्रिंग बन जाएगा। क्योंकि इसमें क्या हो गया, इसमें आपके पास यहाँ पे दो कैरेक्टर्स आ गए, एक 1 आ गया और एक 2 आ गया। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये पता होनी चाहिए, इसके दरमियान डिफरेंसेस पता होने चाहिए। कि जरूरी नहीं है कि आप जब भी आप नंबर स्टोर करवा रहे हो, वो आपके पास खाली इंटीजर्स और आपके पास दूसरी चीजें हो। आपके पास अगर आप डबल कोटेशन मार्क लगा दो या सिंगल कोटेशन मार्क लगा दो, तो डेटा टाइप चेंज हो जाएगी। तो ये मुझे बताओ, ये सबको क्लियर है? अफान, मुस्लिम, मर्जूका? ठीक है, तो बस ये आपके पास ना डेटा टाइप्स की ये वाली चीज थी। अब इसके बाद जो चीज आती है आपके पास, गार्बेज वाला कॉन्सेप्ट आता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये वाला कॉन्सेप्ट आपको कभी भी एग्जामिनर आपको नहीं पूछेगा, या पूरा आप अपने ओ लेवल सीएस के पेपर देख लो, कहीं पर भी आपको गार्बेज का लफ्ज तक नहीं नजर आएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत स्टिल जरूरी होता है, बहुत कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जरूरी इसलिए होता है बिकॉज गार्बेज की वो जिक्र तो कभी नहीं करते, लेकिन उसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है, वो बहुत बार यूज हो रहा होता है। और कभी भी कोई टीचर बताता नहीं है कि आपने ये चीज़ क्यों किया है, वो चीज़ क्यों किया है। तो कंफ्यूज रहने से बेहतर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो। तो इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस छोटी छोटी इसमें चीज़ें बताऊंगा। और
इसको ना मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ ताकि हम जल्दी से इसको यहाँ पे करें। बाकी आपकी ना इस सैटरडे प्रोबेबली आप लोग की मेकअप क्लास भी होगी, जो कल की क्लास आपकी मिस हुई थी ना, तो वो मैं इस सैटरडे को ले लूँगा। या मुझे डिसाइड करके बता दो जो टाइम सबको बेहतर लगता है। अगर अगर संडे बेहतर है तो मैं संडे को भी ले सकता हूँ। अगर सैटरडे बेहतर है तो सैटरडे को बता रहे हैं। अच्छा, बल्कि ना इससे पहले एक और हमारा कॉन्सेप्ट आता है बहुत क्रूशल, गार्बेज को हम बाद में देखते हैं। इससे पहले हमारे पास एक चीज़ आती है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन की चीज़ आती है, इसको भी मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, बिकॉज ये बहुत ना सिंपल सिंपल चीज़ है। आप लोगों को मैं थोड़ी सी करके आप लोगों को दिखा दूंगा, बट ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ है, तो इसमें मसला नहीं होगा आप लोगों को। इसको कर लेते हैं साइड पे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। ये अब ये आपके पास क्या चीज़ है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आप कहते हो इसको आप डिक्लेरेशंस। अब क्यों ये करते हैं ऐसा, और क्या इनकी ज़रूरत पड़ी हमें, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। डिक्लेरेशन को यहाँ पे कर लो। इस पे अब छोटा सा ना यहाँ पे एक पहले आपकी वो आएगी डेफिनेशन। अब डिक्लेरेशंस करते क्या हो, अब मैंने ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ऊपर हमने वेरिएबल्स पढ़े थे, हमने ऊपर कॉन्स्टेंट्स पढ़े थे। अब आपने यहाँ पे लेट्स सपोज आप यहाँ पे वेरिएबल यूज करें काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन, लेकिन बिफोर यू कैन यूज दैट वेरिएबल यू नीड टू ऑथराइज दैट वेरिएबल। आपने उसकी एंट्री करवानी होती है कोड के अंदर। एंड हाउ डू यू रजिस्टर अ वेरिएबल, आप उसकी आइडेंटिटी जानते हो कि उसका नाम क्या है और वो कौन सा डेटा स्टोर कर रहा है, ये आपको जानना जरूरी होता है। अब लेट सपोज आपने सी आई एग्जाम हॉल में जाना होता है, तो जब आप सी आई एग्जाम हॉल में जाते हो तब आप क्या वो सबसे पहले आपसे लेते हैं, आपकी सी आई आपकी जो स्मार्ट कार्ड होता है और जो आपका वो जो एंट्री का वो होता है जो शीट होती है, वो आपसे वो मांगते हैं। अब वो क्यों मांगते हैं, बिकॉज दे नीड टू नो। वो आप पता है क्या करते हो, जब आप वहाँ पे सी आई हॉल में जाते हो, जब आप इन्विजिलेटर्स को अपनी दिखा रहे हो तो स्मार्ट कार्ड वगैरह जो भी होते हैं क्रेडेंशियल्स वगैरह, तो वो अपने आप को आप डिक्लेयर कर रहे होते हो। आप अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हो कि मैं वहाँ पे सी आई एग्जाम हॉल में गया हूँ और मैं इस मकसद से गया हूँ और मैंने ये वाला पेपर सेट करना है, तो आप अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हो। until and unless you declare yourself, you would never be allowed to set a paper, or you would never be allowed to enter into an event, into a marriage hall, into any sort of party। तो आप कहीं पर भी जा नहीं सकते, आपको अपने आप को डिक्लेयर करवाना पड़ता है। सेम केस आपका वेरिएबल्स के साथ होता है। वेरिएबल्स को भी कोड के अंदर यूज करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, कोड के अंदर यूज करने से पहले आपको वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाना पड़ता है। और आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर किस तरह करवाते हो, उनका नाम बताकर आप बताते हो कि वेरिएबल का नाम क्या है, और आप बताते हो कि वेरिएबल का पर्पस क्या है। पर्पस मतलब कि कौन सी डेटा टाइप को स्टोर करेगा। अब जो डेटा टाइप्स वाली हमने चीज यहाँ पे की है ना, वो काम आएगी आप लोगों को। तो यहाँ पे इसकी बेसिक ये होती है कि नो वेरिएबल कांस्टेंट कैन बी यूज्ड विदाउट। अब ये विदाउट को मैं लंबा लिख देता हूँ बिकॉज बच्चों का पता नहीं, उनको शायद ये भी ना पता हो। विदाउट डिक्लेरेशन। ठीक है, तो नो वेरिएबल और कांस्टेंट कैन बी यूज्ड विदाउट डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन इज इंपॉर्टेंट। और डिक्लेरेशन करते कैसे, सिंटेक्स जो होता है ना डिक्लेरेशन का, वो ये होता है डिक्लेयर, रेड वाली जो चीज़ है वो आपने लिखनी लिखनी है डिक्लेयर। फिर आपके पास आ जाएगा वेरिएबल का नाम, कोई भी नाम हो सकता है, आपके पास जुबैर हो सकता है, आपके पास इन्फिनिटी हो सकता है, आपके पास आप रख दो, आप इसका नाम रख दो, आप डोरेमोन रख दो, इसका नाम कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, और फिर इसके बाद आपने यहाँ पे सेमीकोलन यहाँ पे ऐड करना है, ये जरूरी आएगा, ये आएगा। और फिर आपने डेटा टाइप बतानी है। डेटा टाइप आपके पास आपको पता है लिमिटेड है, आपके पास बूलियन हो सकता है, आपके पास
रियल हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये सारी आपके पास ना डेटा टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह की आपके पास सारी डेटा टाइप्स हो सकती हैं। तो ये आपका सिंटेक्स होता है। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है, डिक्लेयर सम। सम मैंने नाम रखा है, इसका नाम आपने टीचर रख दिया। अब मैंने यहाँ पे आपको कह दिया है कि आप कोई भी डेटा टाइप का नाम यूज कर सकते हो और कोड आपका चल जाएगा, कोई भी मसला नहीं आएगा। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप डेटा टाइप के जो नाम आ रहे हैं ना, वो आप मीनिंगफुल नाम रखो। कि जैसे ही आप डेटा टाइप का नाम, आप डेटा टाइप कह रहा हूँ, जैसे ही आप वेरिएबल का नाम अपना देखो, आपको पता लग जाए कि वेरिएबल का काम क्या है। आप वेरिएबल का नाम रखते हो, लेट्स सपोज सम। सम आपको नाम देखकर पता लग रहा है कि सम क्या कर रहा है। सम कर रहा होगा, किसी चीज को ऐड कर रहा होगा। कोई भी नंबर्स होंगे, कोई भी मार्क्स होंगे, उनका सम निकाल रहा होगा। तो आपको देखकर ही इसका नाम पता लग रहा है कि इसका पर्पस क्या है। अगर मैं सम की जगह इसका नाम रख देता, मैं इसका नाम डोरेमोन रख देता, तो आपको कुछ भी नहीं पता लगना था कि ये इसका पर्पस क्या है। आप परेशान हो जाते कि इसने नाम ये रख क्यों दिया। काम आपका फिर भी हो जाएगा, कोड आपका फिर भी चल जाएगा, लेकिन नाम दे के आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कर क्या रहा है काम। तो ऐसा आपने नाम यूज करना है सीआई एग्जाम हॉल में, कि आपका जो एग्जामिनर है उसको पता लग जाए कि आपने कोड किस तरह का यूज किया है। अब देखो, कोड लिखना एक काम होता है, कोड ना दूसरा काम होता है। अगर आप कोड आपने अच्छा लिख लिया, आपने सही कोड लिख लिया, आपका कोड सही चल रहा है, ठीक है, यू आर अ प्रोग्रामर। बट अगर आपका कोड दूसरे बंदे को नहीं ना समझ आ रहा है, तो यू नॉट अ गुड प्रोग्रामर। तो अगर आप गुड प्रोग्रामर आप तब बनते हो जब आप अपना भी काम पूरा कर रहे हो, और आप दूसरे बंदे जिसको आप अपना कोड दे रहे हो ना, उसको आपका कोड देखकर समझ भी आ रहा है, वो बंदा परेशान नहीं हो गया। ठीक है। तो ये गुड प्रोग्रामर की निशानी होती है। कोड लिखना एक काम होता है, कोड को अंडरस्टैंडेबल और आसान बनाना एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी होती है, और ये अच्छी प्रैक्टिस होती है। अभी इसी टाइम से इनको अडॉप्ट करो। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है छोटा सा। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, डिक्लेयर अ वेरिएबल फ्लैग एज बूलियन। तो एक आपके पास वेरिएबल आ रहा है फ्लैग एज बूलियन, इसको आपने डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे आप पता है क्या करो, यहाँ पे आप लिखोगे डिक्लेयर। डिक्लेयर के बाद आपके पास आएगा यहाँ पे फ्लैग, फ्लैग नाम आ जाएगा, और इसको आपने कॉलम के बाद इसकी डेटा टाइप रख देनी बूलियन। अब वो कह रहे हैं डिक्लेयर अ वेरिएबल नाम एज इंटीजर। तो इसको किस तरह करोगे, पहले आप लिख दो यहाँ पे सिंटेक्स लिखो डिक्लेयर, फिर नाम क्या आ रहा है, नम है। तो वेरिएबल नाम की जगह आप लिख दो नम, और फिर कॉलन डालो, और फिर डेटा टाइप क्या आ रही है, एज इंटीजर। तो यहाँ पे आप डेटा टाइप में लिख दो इंटीजर, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डिक्लेयर नम इंटीजर। तो इस तरह आपने डिक्लेरेशन करनी है। तो ये मुझे चीज बताओ, ये चीज सबको समझ आ गई, मजदूर का मौसम आसान। ठीक है। तो यहाँ पर ना हमने ऐसी कुछ चीजें करनी है अब भी। अच्छा, अब ठीक है। गार्बेज की जो, बल्कि इससे भी पहले ना हम गार्बेज के कॉन्सेप्ट से पहले एक और कॉन्सेप्ट होती है, हम देखते हैं असाइनमेंट का। एंड पर हम आएंगे गार्बेज पे, ताकि असाइनमेंट भी आपको पता हो उस टाइम तक, और डिक्लेरेशन भी बताओ। अब असाइनमेंट भी बहुत आसान सी चीज़ है, ये आप लोगों को ऑलरेडी आती होगी मेरे ख्याल से। तो इसलिए मैं इसको ना यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये आपके पास यहाँ पे होंगी असाइनमेंट। गार्बेज के नीचे ले जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या करना है, इसमें ना आपके पास यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा असाइनमेंट। और असाइनमेंट में आपने क्या करना है, असाइनमेंट का मकसद ये होता है प्रोसेस ऑफ साइनिंग अ वैल्यू टू वेरिएबल। आपने किसी भी कोई भी वेरिएबल लिया, आपने दूसरी भी वेरिएबल्स लेट्स सपोज ली है, और उन वेरिएबल्स में आपने क्या करना था, उन वेरिएबल्स में आपने वैल्यू असाइन करनी थी। ठीक है। आपने डिफरेंट प्रोसेसेस वगैरह को, डिफरेंट चीज़ों को आपने वैल्यूज असाइन करनी थी। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने बस वैल्यू को रखवाना है उसके अंदर। तो आप इसको डिफरेंट तरीकों से रखवा सकते हो। आप यहाँ पे लेट्स सपोज आपके पास एक वेरिएबल का नाम आ रहा है काउंट। अब काउंट के अंदर आपने रखवाना है जीरो, तो आप क्या करोगे, ये वाला ऑपरेटर लगाओगे और जीरो रखवा दोगे, तो ये वैल्यू साइन होगी यहाँ पे। ठीक है। तो ये असाइनमेंट होती है। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है, सम वाला वेरिएबल आपके पास, ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। जहां पर आपने वैल्यू रखवानी है वहां पे पॉइंट करेगा। और अब इस वाली स्टेटमेंट के बाद क्या हो जाएगा, सम के अंदर 100 रख दिया जाएगा। तो ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और इस तरह आप वैल्यूज असाइन करवा सकते हो डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर। तो ये मुझे चीज बताओ, ये चीज सबको क्लियर है, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। मर्जू का अफान मौजूद। अच्छा चलो, क्या कह रहे हो, एक दफा फिर। अच्छा देखो, असाइनमेंट में पता है क्या करते हैं हम अफान। असाइनमेंट में आपने किसी भी कोई भी वेरिएबल आपने लिया, और किसी भी वेरिएबल के अंदर आपने कोई भी वैल्यू रखवानी हो, तो आप क्या करते हो, आप असाइनमेंट यूज करते हो। प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज नोन एज असाइनमेंट। अब इसके अंदर लेट्स सपोज आपके पास सम आ रहा है, सम वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर आपने 100 स्टोर करवाना है, तो आप क्या करोगे, आप राइट एरो सम की तरफ करोगे,
बिकॉज सम के अंदर आपने वैल्यू स्टोर करवानी है, और यहाँ पे 100 लिख दोगे जो वैल्यू स्टोर करवानी है। अब लेट सपोज आप लो आपने अब लेट सपोज 100 की जगह आपने सम के अंदर स्टोर करवाना है 50 स्टोर करवाना है, तो आप सम लिखो, एरो इसकी तरफ करो और 50 कर दो। अब सम के अंदर क्या आ जाएगा, सम के अंदर 50 आ जाएगा। तो ये होता है असाइन करना, वैल्यू असाइन करवा देना एक वेरिएबल के अंदर। तो ठीक है, समझ आई? देखो, हाँ, ये एक जो क्वेश्चन था ना, इक्वल टू आप ना यूज किया करो, एरो यूज किया करो। एरो ज्यादा आपके पास एक अच्छा तरीका होता है। इक्वल टू जो होता है ना, वो सिर्फ कंपैरिजन के लिए यूज होता है। अगर आप लिख रहे हो यहाँ पे कि यार आपके पास 5 = 5 लिख रहे हो, कंपैरिजन के लिए आपके पास ये इक्वल टू यूज होता है। तो अक्सर जो टीचर्स होते हैं वो कभी कभार इक्वल टू भी लिखवा देते हैं और वो चल जाता है, उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन आगे जब आप जाओगे ना, जब आप एडवांस प्रोग्रामिंग करोगे, प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग करोगे, ए लेवल्स में जाओगे स्पेशली, तब आप इक्वल टू की जगह यही वाला एरो यूज करोगे। तो अभी से अपनी आदत बना लो कि ये वाला एरो यूज कर लो, ठीक है? तो दिस इज अ बेटर प्रैक्टिस। तो इक्वल टू ये वाला जो साइन है ना, ये वाला साइन यूज किया करो। बाकी मैंने भी, मेरे ख्याल में, क्योंकि मुझे भी आदत पड़ी है, तो मैंने भी इक्वल, यहाँ पे मैंने भी इक्वल टू यहाँ पे लिखा है। हाँ हाँ, बताओ। देखो, होता है कुछ जो आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना, उनके अंदर आपके पास इक्वल टू ही यूज होता है। पाइथन होगी, सी प्लस प्लस होगी, बल्कि तकरीबन सब में इक्वल टू यूज होता है। लेकिन उसमें पता क्या होता है, उसमें अगर आप उसमें पाइथन में क्या होता है, पाइथन में अगर आप यहाँ पे रखवा रहे हो ना, आप इक्वल टू रखवा रहे हो वैल्यू असाइन करने के लिए, तो वो पता क्या करता है, वो कंपैरिजन के लिए पता है वो क्या यूज करता है, कंपैरिजन के लिए वो ट्रिपल इक्वल टू यूज करता है यहाँ पे। तो पाइथन ने क्या किया, और पाइथन ने डिस्टिंग्विश किया हुआ इन दोनों को। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप अभी थोड़े से छोटे लेवल पे हो और आप सूडो कोड लिख रहे हो जो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। और यहाँ पे आपके पास डिस्टिंग्विश जो है ना, डिस्टिंग्विशिंग फीचर वो यही है कि असाइनमेंट के लिए ये यूज होता है, और जो आपके पास कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन के लिए ये यूज होता है। और ये तो मैंने पाइथन की यहाँ पे बात करी ना, अगर आप सी प्लस प्लस की यहाँ पे बात करो, तो सी प्लस प्लस में आप क्या करते हो, इक्वल्स टू आप यूज करते हो असाइनमेंट के लिए, और डबल इक्वल्स टू आप यूज करते हो उसके लिए यूज करते हो कंपैरिजन के लिए। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनके अंदर भी इनके दरमियान कंपैरिजन और इसके दरमियान डिफरेंस होता है। तो जो आपकी कोडिंग है, आपकी जो सूडो कोडिंग है, उनके अंदर डिफरेंस ये होता है कि असाइनमेंट के लिए आपने ये यूज करना है, कंपैरिजन के लिए आपने ये यूज करना है, ठीक है? तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि हमें ओबे करने पड़ते हैं। हर लैंग्वेज के डिफरेंट रूल होते हैं। अभी जो आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो उसके डिफरेंट रूल्स हैं। आगे जाओगे आप लोग, उस लैंग्वेज के डिफरेंट रूल हो गए, सी प्लस प्लस के डिफरेंट हो गए, सी के डिफरेंट हो गए, जावा के डिफरेंट हो गए। जो सी मर्जी लैंग्वेज पकड़ लो, हर लैंग्वेज के अंदर सेम रूल आपको कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो एक लैंग्वेज का रूल दूसरी लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है? तो ये बस यहाँ पे पॉइंट होता है, ये मैं इसको लिखवा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे। बाकी यहाँ पे मैंने भी ये गलती ये की है, मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिखवाया था, तो यहाँ पर आप कर लो, इसको भी ना आप यहाँ पे चेंज करके ये कर लो, तो ये करेक्ट वे होगा। तो यहाँ पे मैं छोटा सा ये एक चीज़ लिख देता हूँ, एक रूल इम्पोर्टेंट, कि आप यहाँ पे ये वाली जो आपके पास ऑपरेटर होता है ना, ये आपके पास होता है असाइन करने के लिए। और ये वाला जो ऑपरेटर होता है, ये आपके पास यूज होता है, ये बहुत कॉमन सी मिस्टेक होती है, ये वाला यूज होता है कंपैरिजन करने के लिए। अब मेरे ख्याल में ना, जो मुझे जो लगता है, आई थिंक एग्जामिनर दोनों को ही एक्सेप्ट कर लेता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करता। लेकिन स्टिल एक लैंग्वेज का रूल है, तो रूल्स को आपको obey करना पड़ेगा, ठीक है? डज नॉट मैटर कि एग्जामिनर क्या सोचता है, ठीक है? तो एग्जामिनर अगर एक्सेप्ट कर भी रहे तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, जो लैंग्वेजेस के रूल्स है ना उनको फॉलो करो और उस तरह लिखा करो। बिकॉज बिकॉज इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। आपका हो सकता है कोई और एग्जामिनर आपका है, वो आपका ये आंसर ना एक्सेप्ट करे, वो कि आपने रूल्स नहीं फॉलो किए। तो इस वजह से आपको क्या करना है, आपको फॉलो करना है, क्योंकि एग्जामिनर के दिल पे नहीं हमने बैठना। हमने जो हमारे पास एक्यूरेट तरीका आ रहा है चीज़ों को करने का, उन्हीं तरीकों से हमने सारे अपने काम करने हैं, ठीक है? तो इस वजह से मैं आपको ये पूरा जो यहाँ पे रूल है ना, वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये आपके इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कुछ, ये पता होना चाहिए। इसके बाद अब फाइनली आपके पास आ जाता है गार्बेज का कॉन्सेप्ट। गार्बेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी आप किसी भी वैल्यू को डिक्लेयर करते हो ना, उसके अंदर इनिशियली एक गार्बेज वैल्यू पड़ी होती है। अब गार्बेज वैल्यू से क्या मकसद है, अब लेट सपोज आपने लिख दिया है, आपने यहाँ पे लिखा है डिक्लेयर डिक्लेयर सम एज इंटीजर। जैसे ही आपने ये लाइन रन की है ना, सम के अंदर पता क्या आ जाएगा, सम के अंदर आपके पास आ जाएगा सम इक्वल्स टू -8394455 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये सारी गार्बेज वैल्यू उसके अंदर इनिशियली पड़ी होगी।
अब सम के अंदर आप करते क्या, नॉर्मली आप सम के अंदर क्या करते हो, आप करते हो सम इक्वल्स टू सम प्लस मार्क्स करते हो, ठीक है, ये काम आप कर रहे हो। तो अब अगर आप ये वाली स्टेटमेंट रन करोगे ना, नीचे वाली स्टेटमेंट, तो वो पता क्या करेगा, वो सम के अंदर ये पड़ा हुआ है, ये जो सम आपके पास आ रहा है इसके अंदर एक गार्बेज वैल्यू पड़ी है जो नेगेटिव में वैल्यू आई है। तो आप लेट सपोज आप टीचर हो, आप सपोज कर लो आप टीचर हो, आप एक बच्चे का पेपर चेक कर रहे हो, एक बच्चे का जो पेपर आपने चेक किया वो 50 मार्क्स उसके नंबर आए हैं, ठीक है। अब उस बच्चे के 50 मार्क्स हैं, उस बच्चे के मार्क्स आपने सम करने हैं, तो आप क्या करोगे, आप करोगे सम इक्वल टू सम प्लस नम। सम के अंदर आप 50 मार्क्स स्टोर करवाओगे, सम के अंदर पहले 0 मार्क्स होने चाहिए, राइट, बिकॉज आपने किसी भी बच्चे का भी पेपर नहीं चेक किया, पहले बच्चे का पेपर है। तो असूलन उसको क्या करना चाहिए, उसको करना चाहिए 0 + 50 = 50। सम के अंदर 50 आ जाना चाहिए जब आप पहले बच्चे का मार्क्स चेक करें, तो टोटल जो मार्क्स होंगे, टोटल जो मार्क्स का सम होगा ऑफ ऑल द किड्स, वो 50 होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे सम की अपनी गार्बेज वैल्यू है, और वो पता है क्या कर देगा, वो कर देगा -8394455 + 50, तो आपके पास नेगेटिव में गंदी सी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास सारा कुछ जो सम है ना, सम का कबाड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए आपने, इन चीजों को आपने खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, आपने गार्बेज वैल्यू को रिमूव करना है। और गार्बेज वैल्यू को आप रिमूव किस तरह करोगे, गार्बेज वैल्यू को आप रिमूव इस तरह कर सकते हो कि आप पहले इस तरह कर दो, आप रखवा दो सम इक्वल्स टू जीरो रखवा दो। जैसे ही आपने सम इक्वल्स टू जीरो रखवाया, तो फिर आप यहाँ पे इस तरह कर सकते हो सम इक्वल्स टू सम प्लस मार्क्स। अब वो क्या करेगा, अब आपकी जो यहाँ पे ये वाली सम वाली वैल्यू है ना, उसके अंदर जीरो है, तो अब अगर आपके पास 50 मार्क्स वाला बच्चा आता है तो वो करेगा 0 + 50, और सम के अंदर एक्यूरेटली 50 स्टोर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हो रहा है। तो ये मुझे बताओ अफान, मजूका और मजहब, ये चीजें क्लियर हैं कि नहीं है? अभी मैं बताता हूँ अफान आपका सवाल, लेकिन मुझे ये चीज क्लियर करो, ये चीज सबको समझ आई है अभी कि नहीं हो, कि गार्बेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। हर वैल्यू को जो आपने डिक्लेयर किया ना, उसके अंदर इनिशियली कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू होगी जो आपको रिमूव करनी पड़ेगी बाय साइनिंग 0 to 8। तो ये मुझे बता दो, ये सबको समझ आइए कि नहीं, या मैं दोबारा रिपीट कर दूं? मर्जूका एंड मौजम, आप लोग भी बता दो। अच्छा, रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर पता क्या होता है, इसके अंदर बल्कि इससे भी ना हम एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट। मैंने यहाँ पे अभी तक मैंने पता क्या बात की, अभी तक मैंने ये बात किया कि कौन सा भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो ना अपने कोड के अंदर, उस वेरिएबल के अंदर पता क्या होता है, उस वेरिएबल के अंदर एक गार्बेज वैल्यू होती है, जो कि मैंने आपको दिखाई थी 8 -8 9 3 3 4 4 5 6 करके रैंडम सी वैल्यू होती है। तो यहाँ तक तो सबको समझ आ रहा है ना मर्जूका एंड मौजम, यहाँ तक तो क्लियर है ना? कोई यहाँ तक कंफ्यूजन हो तो बताओ, कि हर जो वैल्यू आप डिक्लेयर करवा रहे हो उसके अंदर गार्बेज होगी होगी, ठीक है? यहाँ तक तो समझ आती है ना? बाय डिफॉल्ट गार्बेज होती है, ये एक रूल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर लो, कोई भी लैंग्वेज यूज कर लो, आपके पास ऐसा होना ही होना है। तो यहाँ तक मुझे चीज बता दो, ये चीज समझ आती है, मानते हो ये चीज के हर वेरिएबल के अंदर गार्बेज होती है, जो कि 8 9 3 एंड सो ऑन होती है। तो ये बता दो मर्जूका और मजहब, ये चीज क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब अगर ये चीज समझ आ गई है, तो लेट सपोज आप पता क्या करते हो, आप यहाँ पे डिक्लेयर करवाते हो, आप लिखते हो यहाँ पे, आप कहते हो डिक्लेयर सम एज इंटीजर। सम को आपने इंटीजर डिक्लेयर करवा दिया। अब जैसे ही आपने इसको एज एन इंटीजर डिक्लेयर करवाया, तो इसके अंदर जो आपके पास गार्बेज वैल्यू आ गई, वो क्या आ जाएगी, वो इसके अंदर आ जाएगी -8 3 4 9 9 एंड सो ऑन। और ये आपके पास कौन सी वैल्यू होगी, गार्बेज वैल्यू होगी, ठीक है। तो जैसे ही आपने सम को डिक्लेयर करवाया, इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक गार्बेज वैल्यू आ गई। अब बल्कि सम की बजाय ना आप ले लो यहाँ पे काउंट ले लो, काउंट की आसान एग्जांपल है। तो आपने काउंट करवा दिया, आप काउंट करते किस तरह, अब लेट सपोज आप यहाँ पे काउंट करना चाह रहे हो, आप कहते हो काउंट इक्वल्स टू काउंट +1, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट आप रन करना चाह रहे हो, तो जैसे ही आप ये वाली स्टेटमेंट रन करोगे, असूलन यहाँ पे क्या होना चाहिए, असूलन जब आप काउंट इक्वल्स टू काउंट +1 करोगे, तो काउंटिंग होनी चाहिए, आप जीरो से स्टार्ट लोगे और आपकी काउंटिंग होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन होगा क्या यहाँ पे मसला हो जाएगा। अब जब आप लिखोगे ना यहाँ पे काउंट इक्वल्स टू काउंट +1, अब ये जो आपके पास ये वाला काउंट आ रहा है ना, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके पास है 8 3 4 9 9। तो जब -8 3 4 9 9 जो कि आपका गार्बेज है, उसको आप +1 करते हो, तो आपके पास काउंट इक्वल्स टू 1 की जगह आपके पास इसके अंदर कोई नेगेटिव सी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास आ जाएगा -8 3 4 9 8 समथिंग आ जाएगा आंसर। तो ये आपके पास गलत काम हो जाएगा। आपको काउंटिंग करने के बाद चाहिए क्या था, आपको 1 2 3 4 चाहिए था, तो ये यहाँ पे ना काम खराब हो जाएगा आपका। तो इसको
खत्म करने के लिए आप क्या करते हो, इसको खत्म करने के लिए आप सबसे पहले ऐसा करो, इसको मैं अपना साइड बाय साइड यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अच्छा यहाँ तक मुझे बता दो, यहाँ तक आपको समझ आ गई, आपको ये चीज समझ आ गई कि ये जो गार्बेज वैल्यू है, ये आपकी ये जो ऑपरेशंस है इनके साथ छेड़खानी किस तरह कर रहा है और इनको मैसअप किस तरह कर रहा है, ये तो चीज समझ आ गई है ना कि यहाँ पे गलती क्या हो रही है, कि मसला क्यों हो रहा है आपके पास गार्बेज की वजह से। मर्जुका ये भी मुझे बता दो आप, और मजहब आप भी बता दो। अच्छा, तो अब इसको फिक्स करने के लिए आपने क्या करना है, फिक्स करने के लिए आप ऐसा करो कि आप इसी को ना मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ इस स्टेप को, और इसी स्टेप को ना मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और इसमें मैं ये कहता हूँ कि अब आपने पता है क्या करना है, अब आप इसका फिक्स निकालो, और फिक्स आपने ये निकालना है कि आप काउंट के अंदर पता है क्या करो, आप काउंट के अंदर वैल्यू साइन करवा दो। पहले काउंट के अंदर आपके पास वैल्यू की थी, गार्बेज थी, अब इसके अंदर आप वैल्यू साइन करवा दो जीरो। अब जैसे ही आपने काउंट के अंदर वैल्यू जीरो साइन करवाई ना, तो यहाँ पे पता क्या होगा, यहाँ पे जो आपके पास प्रीवियसली गार्बेज वैल्यू आ रही थी ना, गार्बेज वैल्यू यहाँ पे कट जाएगी, पे गार्बेज वैल्यू कट आ रही थी वो कट के क्या यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास जीरो स्टोर हो जाएगा, क्योंकि अब आपने काउंट के अंदर क्या स्टोर करवा दिया, जीरो। तो अब आप अगर ये स्टेटमेंट रन करते हो, अब आप कहते हो उसको कि काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन, तो अब आपके पास काउंट के अंदर क्या चीज आ रही है, अब आपके पास काउंट के अंदर जीरो आ रहा है, तो आप यहाँ पे काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन करोगे तो वो करेगा जीरो प्लस वन, और काउंट के अंदर आ जाएगा वन। और जब आप दोबारा काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन करोगे, तो पहले आपने वन रखवा दिया था काउंट के अंदर, तो वो करेगा काउंट इक्वल्स टू वन प्लस वन, तो अब टू आ जाएगा, वन टू थ्री फोर, इस तरह का आपके पास डायनेमिक स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप काउंट के अंदर जीरो रखवा दोगे तो जीरो प्लस वन करेगा, तो जीरो प्लस वन करेगा तो आपके अंदर काउंट के अंदर वन आ जाएगा। लेकिन अगर माइनस एट थ्री फोर नाइन नाइन प्लस वन करेगा, गार्बेज प्लस वन करेगा, तो वो तो गलत एंट्री आएगी। तो ये इसका फिक्स है। तो अब ये मुझे बताओ मर्जुका और अफान और मौसम, ये चीज क्लियर है गार्बेज का कॉन्सेप्ट, कि किस तरह रिड्यूस होता है और क्यों ये मसले वाला। तो ये आपके पास बस ये हो रहा है। तो ये आपके पास है, यहाँ पे आपके पास आ रही है प्रॉब्लम, और यहाँ पर आपके पास आ रहा है फिक्स। तो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ क्योंकि ऊपर थोड़ा सा क्लटर हो गया। ठीक है, तो ये बस ना आपके पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम है छोटी सी, जो कि जिसका हमें ख्याल करना होता है। ठीक है, तो दिस इज योर प्रॉब्लम, और बस ये है यहाँ पे अभी तक हमारे पास। ठीक है, तो ये दिस वाज द गार्बेज कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैंने सोल्यूशन लिखा भी हुआ है, सोल्यूशन में क्या करना है, डिक्लेयर सम करना है, सम इक्वल्स टू जीरो रखवा दो, असाइन जीरो टू रिमूव गार्बेज। तो ये मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है। तो ये अभी तक किसी को ना समझ आया तो मुझसे दोबारा पूछ लो, मैं समझा देता हूँ। अच्छा, अब इसके अलावा आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास लूप्स आ जाते हैं। लूप्स हम देख लेते हैं। अच्छा, बल्कि लूप से भी पहले ना आपके पास एक इनपुट अगर आपने करवाना हो तो वो उसके लिए भी आपके पास एक सिंटेक्स होता है। अगर आपने इनपुट करवानी हो चीज़ तो फिर आप यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करोगे, तो वो भी हम देख लेते हैं। अगर आपने इनपुट करवानी हो ना, तो व्हाट यू कैन डू हियर इज, आपका जो सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स देख लो यहाँ पे क्या होता है। सिंटेक्स आपके पास होता है यहाँ पे इनपुट, आप यहाँ पे लिखो, बल्कि सिंटेक्स को ना मैं रेड से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पर आप लिखो इनपुट, और आपके पास कोई भी वैल्यू आ सकती है, आप लिख दो इनपुट, और इनपुट के बाद यहाँ पे आप लिख दो एनीथिंग टू डिस्प्ले। तो जो भी चीज आप यहाँ पे लिखोगे वो आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट होकर आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स होगा। या आप इसको ये भी कह सकते हो, आप यहाँ पे लिखो इनपुट, और लेट सपोज आप यहाँ पे कर रहे हो इनपुट सम। तो अगर आप यहाँ पे इनपुट सम करते हो ना, और इनपुट सम के क्या होगा, दी आप यहाँ पे लिख सकते हो वैल्यू ऑफ वेरिएबल विल बी। ओके, एक मिनट, यहाँ पे मैंने गलत कर दी है कोई चीज, यहाँ पे इनपुट नहीं है, ये आउटपुट है। ठीक है, ये इसको चेंज कर लो, ये इनपुट नहीं है, दिस इज आउटपुट। ये आउटपुट के लिए यूज होता है, यहाँ पर भी इसको चेंज कर दो, ये आपके पास आउटपुट है।
क्योंकि हम डिस्प्ले की बात कर रहे हैं ना, तो डिस्प्ले के लिए आपके पास आउटपुट होता है, तो यहाँ पर आउटपुट आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप कह दो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विल बी आउटपुट, तो जो भी इस वेरिएबल की वैल्यू होगी ना वो आउटपुट हो जाएगी अगर आप ये वाली स्टेटमेंट रन कर रहे हो। लेट्स सपोज आप यहाँ पे कर रहे हो, आपके पास आपके पास जो यहाँ पे आ रहा है ना सम की वैल्यू आ रही है, सम की वैल्यू आपके पास आ रही है 100, तो यहाँ पे आपके पास अगर आउटपुट सम लिखते हो तो आपके पास आउटपुट होके क्या आ जाएगा, आपके पास आउटपुट होके आ जाएगा 100, 100 आपके पास आउटपुट होके आ जाएगा। तो ये मुझे चीज बताओ, ये जो आउटपुट वाली चीज है ये चीज समझ आ रही है, मजा मफान और मजूका? ठीक है, तो ये हो सकता है, और इसके अलावा तो और खैर कुछ भी नहीं है, आपके पास आउटपुट ऐसे यूज होता है। बाकी इसके बाद आपके पास आ जाता है इनपुट। इनपुट में हमने क्या करना है, इनपुट में आपके हम सिंटेक्स यहाँ पे देख लेते हैं। इनपुट में आप क्या करते हो, आपके पास लेट्स सपोज आपके पास ना ये आ रहा है, आपने डिक्लेयर करवाया, डिक्लेयर, बल्कि इसको रहने तो मैं ये चीज डिक्लेरेशन में का पार्ट है तो मैं खाली इनपुट का लिखवाता हूँ। इनपुट आप कह लो कि आपके पास आ रहा है यहाँ पे इनपुट मार्क्स, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है एनीथिंग यूजर एंटर्स विल गो इनसाइड या विल बी स्टोर्ड इनसाइड वेरिएबल मार्क्स। अब मार्क्स का मैंने डबल कोटेशन क्यों यूज किया, बिकॉज मार्क्स आपके पास स्ट्रिंग है, ठीक है। वेरिएबल, वेरिएबल की डेटा टाइप आपके पास इंटीजर ही है, बिकॉज इंटीजर मार्क्स स्टोर करेगा, लेकिन मार्क्स को अगर आप लिख रहे हो तो वो लिखने में आपके पास स्ट्रिंग है, तो इसलिए मैंने डबल कोटेशन यूज कर लिया, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी इनपुट होती है। बाकी इसके बाद आपके पास ना यहाँ पे आ जाते हैं लूप्स आ जाते हैं। अब लूप्स का क्या यूज होता है, एक मिनट बस मुझे देखने दो, नेक्स्ट मेरी क्लास कौन सी है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास है मेरी इंग्लिश की, एंड द चांसेस आर के वो वाला बच्चा नहीं आने वाला, तो हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं आज, ठीक है, अगर किसी को मसला नहीं है। मैं उससे पूछ लेता हूँ, अगर वो आ गया तो आई क्लोज द क्लास, वरना आई वेंट। अच्छा, अब लूप्स आपके पास इसलिए यूज होते हैं, लूप्स आर यूज्ड व्हेन देयर इज रेपिटेशन, तो आप कह सकते हो कि यूज्ड, यूज्ड व्हेन देयर इज रेपिटेशन, ठीक है। तो ये आप तब यूज करते हो जब आपके पास किसी भी तरह की रेपिटेशन आ रही हो। आपने क्या करना है, आपने एक कोड लिखना है, 100 टाइम्स आपने एक नाम इनपुट करना है, तो आप पता है कि 100 टाइम्स आपने नाम आउटपुट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आउटपुट, आउटपुट मैं लिखता हूँ जी, आउटपुट, फिर मैं लिखता हूँ आउटपुट जी, और फिर 100 टाइम्स, 100 टाइम्स मुझे करना पड़ेगा। अब ये वाला जो मेथड है ना मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेथड है, इनएफिशिएंट है, तो इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, मैं एक लूप यूज करता हूँ। और ये वाला जो लूप मेरे पास आ रहा है ना, इस लूप का मेरे पास नाम है काउंटर कंट्रोल लूप, और इसको आप फॉर लूप भी कहते हो, लेकिन आपने इसको काउंटर कंट्रोल लूप ही कहना है, बिकॉज एग्जाम में इसको काउंटर कंट्रोल लूप कहते हो। ठीक है, तो ये जो काउंटर कंट्रोल लूप आ रहा है ना, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि लेट्स सपोज आप कह लो कि आपके पास ना, आपके पास एक फॉर लूप है यहाँ पे, क्योंकि फॉर लूप होता है ना, आपने 100 टाइम्स एक नाम इनपुट करवाना है। वैसे वैसे हम ना कोड जो है वो भी लिख लेते हैं, बल्कि इसकी बजाय मैं कहता हूँ कि एक मिनट, इसकी बजाय मैं कहता हूँ कि आप कह लो, बल्कि चलो करते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ आउटपुट, कोड का क्वेश्चन क्या आता है, आउटपुट
या डिस्प्ले। आउटपुट फ्लेयर प्रेप 100 टाइम्स। ठीक है, तो ये कोड है। और इस कोड को अगर सॉल्व करना है तो आपने क्या करना है, 100 टाइम्स अब रेपिटेशन आ रही है। अब एक काम तो ये हो सकता है कि आप 100 टाइम्स आप लिख दो आउटपुट फ्लेयर प्रप, आउटपुट फ्लेयर प्रप, आउटपुट फ्लेयर प्रप, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, लिखते जाओ लिखते जाओ। ठीक है, एक काम आपके पास ये हो सकता है। जो दूसरा आपके पास काम है, दूसरा काम आपके पास ये हो सकता है कि आप एक काउंटर कंट्रोल लूप का यूज करो। आप यहाँ पे एक फॉर लूप लिखो। फॉर लूप में आप यहाँ पे लिखो फॉर लिखो। अच्छा, ये जो है ना, ये मैं आपके पास ये ग्रीन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जो इसका सिंटेक्स आ रहा है। आप यहाँ पे लिखो फॉर, फिर आपके पास आएगा यहाँ पे एक्स। अब एक्स की जगह आपके पास कुछ भी हो सकता है। एक्स के अंदर आप रखवा दो 1, क्योंकि, और फिर आप रख दो 1 से 100। अब इसका मतलब क्या है, एक्स के अंदर जो आपने रखवा दिया ना 1, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 100 पे जाके खत्म होगी। और आपने पूरा का पूरा कोड 1 से लेके 100 टाइम्स आपने रिपीट करना है, तो ये फॉर लूप हो गया। और इसके अंदर prep है, उसको आपने आउटपुट करवाना है, तो यहाँ पर आप लिख दो, यहाँ पर आप लिखो आउटपुट। और आउटपुट आपने स्ट्रिंग की फॉर्म में करना है, तो यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क्स आएंगी और यहाँ पर आप लिखोगे फ्लेयर प्रैप। ठीक है, तो इस तरह करके आपने यहाँ पे वैल्यूज लिख दी। और इसके बाद अब आपके पास क्या आएगा, इसके बाद आपके पास यहाँ पे सिंपली आ जाएगा नेक्स्ट एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब ये आपके पास जो है ना, ये आपके पास जो पूरा का पूरा कोड है ये एंड हो गया। और जो फॉर लूप आ रहा है, फॉर लूप आपके पास ये वाला आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एंड हो रहा है। फॉर और नेक्स्ट ये सिंटेक्स का पार्ट है, फॉर भी सिंटेक्स का पार्ट है, नेक्स्ट भी सिंटेक्स का पार्ट है। ये आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक्स की आपके पास वैल्यू आ रही है, ये आप चेंज कर सकते हो। एक्स की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। एक्स की जगह आप लिख दो यहाँ पे आप लिख दो रिपीट्स लिख दो। आप लेफ्ट सपोज यहाँ पे लिखो रिपीट, ये भी चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप रिपीट लिख रहे हो, तो आपने फिर ये जो नीचे वाला आपके नेक्स्ट के बाद आपके पास चीज आ रही है, यहाँ पर भी आपने क्या करना है, यहाँ पर भी आपने रिपीट ही लिखना है। आपने फॉर के बाद वाली चीज नेक्स्ट के बाद वाली चीज सेम होनी चाहिए। और इसमें आप ऐसा किया करो, जो भी इसका नाम आ रहा हो, मैंने आपको बताया वेरिएबल नाम मीनिंगफुल होने चाहिए। तो इवन जो एक्स आ रहा है ना, इस एक्स का भी नाम आप मीनिंगफुल रखा करो। मैं लेकिन हमेशा जब भी मैं कोडिंग आप लोग करवाऊंगा, मैं एक्स ही यूज करूंगा, बिकॉज छोटा सा होता है और मुझे आसानी होती है इस तरह इसको ना करने में। ठीक है, तो इस वजह से आई यूज एक्स ऑलवेज। तो ये आपके पास फॉर लूप का सिंटेक्स होता है। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ना आपके पास सबसे पहले ये होगा, सबसे पहले आपके पास x की वैल्यू 1 होगी। जब x की वैल्यू 1 होगी तो वो चेक करेगा यहाँ पे x की इनिशियल वैल्यू, यहाँ पे ना 1 होगी, x की इनिशियल वैल्यू 1 होने वाली है x की। अब जैसी x की वैल्यू 1 होगी, 1 to 100 रेंज में लाई कर रहा है, तो वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा। और वो नीचे आके क्या आउटपुट करवा देगा, वो फ्लेयर प्रैप आउटपुट करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो आउटपुट करवा देगा फ्लेयर प्रैप। ठीक है, अब वो नेक्स्ट टेक्स्ट पे आएगा। अब जैसे ही वो नेक्स्ट टेक्स्ट पे आता है, नेक्स्ट टेक्स्ट पे पता क्या होता है, नेक्स्ट टेक्स्ट पे आपके पास होता है, नेक्स्ट टेक्स्ट के ऊपर आपके पास होता है x इक्वल्स टू x+1, मतलब x की वैल्यू बढ़ जाती है। तो बिहाइंड द सीन्स आपके पास ये हो रहा होता है। तो बिहाइंड दी सीन्स आपके पास नेक्स्ट एक्स पता है क्या करता है, नेक्स्ट एक्स ऑटोमेटिकली एक्स को बढ़ा देता है। एक्स की वैल्यू भी 1 थी, अब एक्स की वैल्यू 1 की जगह क्या हो जाएगी, अब ये 1 की जगह आपके पास हो जाएगी 2 हो जाएगी। और जैसे ही एक्स की वैल्यू 2 होगी, वो दोबारा यहाँ से इस पिंक वाले लूप से ऊपर जाएगा और वो चेक करेगा क्या जो आपके पास 2 है वो 1 से 100 में लाई करिए, यस लाई करिए, तो वो दोबारा यहाँ पे नीचे आ जाएगा। और जैसे ही वो दोबारा नीचे आएगा, वो यहाँ पे फ्लेयर पे दोबारा आउटपुट करवा देगा। अब ये चीज कंटिन्यू करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी। अब जैसे ही आपकी वैल्यू लेट्स सपोज एक्स की वैल्यू 100 होगी ना, वो दोबारा यहाँ पे आएगा नेक्स्ट एक्स पे। अब वो करेगा 100+1 करेगा, तो अब वैल्यू 1 1 हो जाएगी। अब वो 1 1 करने के बाद दोबारा ऊपर जाएगा, वो चेक करेगा क्या रेंज में लाएगा, नहीं 100 से ज्यादा होगी, तो वो लूप ब्रेक कर देगा। अब वो क्या करेगा, अब वो यहाँ पर नहीं आएगा, अब वो यहाँ से डायरेक्ट नेक्स्ट एक्स के बाद चला जाएगा। अब वो इस लूप के अंदर से वो बाहर आ गया। तो ये यहाँ पे ना आपके पास ये फॉर लूप का ये पर्पस होता है, और ये बिहाइंड द सीन्स वर्किंग हो रही होती है, और इस वजह से आपके पास ये जो आउटपुट आ रहा है वो 100 टाइम्स आउटपुट होगा। तो ये मुझे बताओ, ये चीज क्लियर है, सबको समझ आ रही है, मरजूका, मुअज्जम और अफान, या मैं दोबारा बता दूं।
अच्छा क्या कह रहे हो आप लोग एक। अच्छा यहाँ पे ना ये लैंग्वेज नहीं है, ये आपके पास ना बस सूडो कोड है। ये इसको कोई लैंग्वेज नहीं कहते। ठीक है, तो दिस इज नॉट इवन अ लैंग्वेज, ये बस आपके पास ना एक एक सूडो कोड लैंग्वेज है इंग्लिश टाइप। अभी आप लोग भी छोटे बच्चे हो, तो इस वजह से आप लोगों को सिर्फ इंग्लिश टाइप जो कोडिंग वगैरह होती है ना वो सिखाते हैं आपको। और इसके अलावा इतना वो यहाँ पे चीज़ें जो होती है ना वो यूज़ नहीं हो रही होती। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो लैंग्वेजेस वगैरह जो आप सीखो ना वो आप बाद में जाके सीखोगे, तो वहां पर जाके आप देख लेना। अच्छा अब यहाँ पे आपने क्या कर लिया, काउंटर कंट्रोल लूप कर लिया, इसके बाद आपके पास क्या आता है, एक मिनट बस। यहाँ पे मेरे ख्याल में पेज में पूरा आ जाएगा। तो इसको ना हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, और देखिए बॉक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा एक ये बॉक्स हो गया। देखिए अजीब से लग रहे हैं। इसमें आपके पास आ जाएगा एक सेपरेटर्स बस बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद जो आपके पास चीज़ आती है ना वो आपके पास आती है यहाँ पे एक दूसरा जो लूप आता है वो आता है प्री कंडीशन लूप आता है। अब इसको आप वाइल लूप भी कहते हो, लेकिन आपने इसका नाम हमेशा जो मेमोराइज करना है ना वो आपने प्री कंडीशन से ही करना है। अब जो प्री कंडीशन लूप होता है ना वो आप यूज इसलिए कर रहे होते हो बिकॉज, अच्छा इसमें ये होता है कि जो आपके पास प्री कंडीशन लूप होता है और जो काउंटर कंट्रोल लूप होता है ना उन सेम काम कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ जो लूप्स होते हैं वो कुछ चीज़ों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, कुछ लूप्स किसी और प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। और जो लेकिन ज़्यादा जो लोग प्रेफर करते हैं वो काउंटर कंट्रोल लूप प्रेफर करते हैं। ये मैं बताता हूँ कि क्यों वो प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने सेम जो कोड है ऊपर वाला आउटपुट फेयर पर 100 टाइम्स, अगर ये वाला हमने नीचे करना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे वाइल लूप यूज करेंगे। अब आपने बस सेम काम करना है, बस सिंटेक्स चेंज कर देना है। तो अब यहाँ पे आप लिख दो वाइल, फॉर की जगह वाइल आ जाएगा, टेक्स्ट आपका सेम रहेगा, और एक्स में आप लिख दो वाइल एक्स इज लेस देन 100, मतलब जब तक 100 नहीं हुए तब तक आप क्या करो, तब तक आप ये आउटपुट फ्लेयर पर करते हो। काम आपने जो है ना वो सेम ही करना है। तो ये कर दिया, और इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एंड वाइल। अच्छा अब मैंने आपको कहा था कि लोग प्रेफर करते हैं काउंटर कंट्रोल लूप। अब प्रेफर वो इसलिए करते हैं काउंटर कंट्रोल लूप बिकॉज यहाँ पे आपको कम लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे जो ये आपने बनाया था ना ये वाला वेरिएबल, अब इस वेरिएबल को बाय द वे मैं कहता हूँ, इसका नाम मैंने रखा हुआ है लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल। कोई भी टीचर इसको लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल नहीं कहता, मेरा नहीं ख्याल भी कहता होगा, लेकिन मैं इसको अक्सर क्लासेस में लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल कह रहा हूँ, आप इसको कोई और नाम रख लो। ठीक है, तो ये आपके पास होता है लूप कंट्रोल वेरिएबल, क्योंकि ये लूप को कंट्रोल कर रहा है, तो मैंने इसका नाम यहाँ पे रख दिया लूप कंट्रोल वेरिएबल। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे नाम है। और अब इसमें फॉर लूप में ये होता था, फॉर लूप में ना आपको इसको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता था। फॉर लूप में ये जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है ना ये ऑटो डिक्लेयर हुआ हुआ है, ये खुद से डिक्लेयर हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ती है और आपको डिक्लेयर करना पड़ता है इसको खुद ही। तो आप यहाँ पे लिखते हो डिक्लेयर, और डिक्लेयर आप लिखते हो यहाँ पे एक्स, और डिक्लेयर एक्स के बाद आपने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर, क्योंकि इसके अंदर इंटीजर वैल्यूज़ आ रही हैं। आपके पास 100 के कंपैरिजन आप कर रहे हो तो स्टोर करवाना पड़ता है, आपको डिक्लेयर करवाना पड़ता है। क्योंकि मैंने आपसे बात की थी कि हमेशा जब भी आपने किसी भी वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करवाना है तो आपने यूज़ करना है, कोड के अंदर यूज़ करने से पहले उसको ऑथराइज़ करना ज़रूरी होता है। लेकिन जो ये वाला वेरिएबल है ना ये ऑलरेडी ऑथराइज्ड है। इसको एज एन एग्जांपल ऐसे सोच लो कि ये आपके पास कोई ना कंपनी का सीईओ है, तो इसको ऑथराइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है, ये जिस मर्जी इवेंट में जाए लोग इसको इनवाइट कर लेते हैं, इसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन ये वाला जो है ये आपके पास कॉमन बनता है,
तो इस कॉमन बंदे की ऑथराइजेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसको ऑथराइज़ करना पड़ेगा। और वाइल लूप रिपीट एंटिल लूप में ऑथराइज़ करना पड़ता है। अब ये आपने कर दिया, अब आपने क्या करना है, अब आप इसके अंदर रखवा दो, लेट सपोज आप कहो कि इसके अंदर आप रखवाओ, आप इसके अंदर ज़ीरो रखवा दो। अब आप इसके अंदर ज़ीरो रखवा दो और इसकी वैल्यू सारी सी बात है गार्बेज रिमूव करनी है, इनिशलाइज़ करवाना है, तो आपने इसके अंदर ज़ीरो रखवा दिया। और इसके अंदर इक्वल्स टू की जगह आप ऐसा करो, यहाँ पे आप ना असाइनमेंट ऑपरेटर भी यहाँ पे लगा लो, जो कि ज़ीरो वाला आएगा यहाँ पे। एक मिनट, मैं निकल जाना है, क्या कह रहा है, मैं निकल जाना थोड़ी देर से। क्या है? जो मुझे कर लो, नान कर लो। अच्छा, अब जो एक और चीज़ आपको यहाँ पे करनी पड़ती है ना, वो आपको ये करनी पड़ती है, इसके अंदर फॉर लूप के अंदर एक और चीज़ जो हो रही थी वो हो रही थी ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा था। यहाँ पे नेक्स्ट एक्स पे जब आप जाते थे तो x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन हो जाता था, तो आपका जो लूप है वो x की वैल्यू बार बार प्लस वन होती रहती, ताकि आपको पता हो कि आपने कहाँ तक आपने रिपीट करना है। अगर यहाँ पे x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन आप कर ही नहीं रहे तो x की वैल्यू हमेशा आपके पास क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी, और आपके पास हमेशा x की वैल्यू लेस दैन 100 रहेगी। यहाँ अगर फॉर लूप की बात कर लो तो हमेशा x की इनिशियल वैल्यू 1 रहेगी और वो 100 तक जा ही नहीं सकी, तो ये इन्फिनिट लूप बन जाएगा। तो इसलिए x की वैल्यू बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप बढ़ाओगे वैल्यू तो वो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो आपकी जो अपर बाउंड है उससे रेंज से बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर नहीं ये करे तो इन्फिनिट लूप आ जाएगा, तो ये मसला होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पर ना खुद से x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन भी करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई नेक्स्ट x नहीं आ रहा। तो ये आपके पास प्री कंडीशन लूप होता है। अगर सेम कोड आपने इस तरह लिखना है प्री कंडीशन में तो आप ऐसे करके लिखते हो। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ आपको क्लियर है या नहीं क्लियर है? अफान बस ना एक और कॉन्सेप्ट रह गया रिपीट एंटिल लूप का, वो समझ लो फिर लीव कर देना, 5 मिनट लगेंगे। मर्जूका आप भी बता दो, क्लियर है? मर्जूका बच्चा आपको समझ आ गया? यहाँ दोबारा समझा दूँ कोई चीज़? अच्छा चलो इसको मैं समझाता हूँ। या फ़ान चलो ऐसा करो, अगर जाना है तो चले जाओ, लेकिन फिर जो एक्सप्लेनेशन होगी ना वो रिकॉर्डिंग देख लेना। रिकॉर्डिंग में मैं अपलोड कर दूँगा तो वो खुद ही यूट्यूब पे जाके देख लेना। अच्छा मर्जूका, इसमें हमने इस तरह किया कि आपने यहाँ पे पता है क्या किया, आपने वाइल लूप अगर यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको कोई चीज़ डिक्लेयर करनी पड़ेगी और उसी चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, उसी चीज़ को आपको ना बार बार यूज़ भी करना पड़ेगा। तो व्हाट यू कैन डू हेयर इज़ कि आप सबसे पहले x को डिक्लेयर करो, बिकॉज जारी सी बात है आपने x को यहाँ पे यूज़ करना है और यहाँ पर भी x को यूज़ कर रही हो आप, तो आपने क्या करना है, आपने इसको डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप x को पहले डिक्लेयर कर लो, डिक्लेयर x इंटीजर, फिर आप क्या करो x के अंदर आप रखवा लो ज़ीरो, बिकॉज आपने गार्बेज वैल्यू रिमूव करवानी है। ये यहाँ तक समझ आ गए? यहाँ तक जो हमने किया ऊपर डिक्लेयर और x इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने चेक करना है कि वाइल x इज़ लेस दैन 100। वाइल x इज़ लेस दैन 100 का मतलब है कि जब तक हमारी x की वैल्यू 100 से कम है आप आउटपुट करवाते जाओ फ्लेयर पर। मतलब जब तक आपकी x की वैल्यू 100 नहीं हो जाती, 100 से कम है ना, तब तक आपने आउटपुट करवाते रहना है। तो ये इसका बेसिक मतलब है। और जब तक आपकी x की वैल्यू लेस दैन 100 है आप इस वाली स्टेटमेंट को रन करते रहो और साथ साथ आप x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन भी करते रहो। x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज जारी सी बात है अगर आप x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन नहीं करोगे तो x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ज़ीरो ही रहेगी। और जो आपके पास वाइल लूप है वो हमेशा चलता रहेगा। वाइल लूप क्यों हमेशा चलेगा? बिकॉज वाइल ज़ीरो इज़ लेस दैन 100, ज़ीरो अगर आपके पास x के अंदर होगा तो ज़ीरो तो हमेशा 100 से कम है, तो आपकी ये जो आउटपुट फ्लेयर पे है वो इन्फिनिट लूप में चल जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने इसको x प्लस वन भी करना है, ताकि एक ऐसा वक्त आए जब आपके पास जो x की वैल्यू है वो आपके पास 100 या 100 से ज़्यादा हो जाए, ताकि आप जैसी 100 आउटपुट्स होगी आपके पास फ्लेयर प्रेप की आप स्टॉप कर सको अपने प्रोग्राम को, ठीक है। तो ये आपके पास हो रहा है। बाकी जो एंड वाइल आ रहा है और जो वाइल आ रहा है ये आपने करना ही करना है, ठीक है। ये इसके बगैर गुजारा नहीं है, ये सिंटेक्स होता है। तो अब बताओ मुझे, अब चीज़ें क्लियर हैं? नहीं अभी भी क्लियर तो अभी भी पूछ लो, कोई मसला नहीं है। अच्छा यहाँ पे x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन नहीं समझ आया।
अच्छा, यहाँ पे पता क्या हो रहा है, ये जो x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन जा रहा है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर सिखा देता हूँ। पहले आपके पास x की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब जैसे ही x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन होता है तो फिर पता क्या होता है, x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन करता है आपके पास x इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू पहले क्या आपने रखवाई है, 0 थी पहले, तो वो करेगा 0 प्लस वन। अब x के अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब x के अंदर 1 आ गया। अब जब दोबारा ये वाली स्टेटमेंट रन होगी ना, x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, तो वो पता है क्या करेगा, अब x के अंदर लेटेस्ट वैल्यू 1 है तो वो कर देगा 1 प्लस वन। अब x के अंदर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगा लेटेस्ट वैल्यू। अब जब x के अंदर 2 आ गई है, जब दोबारा लूप चलेगा, जब दोबारा ये वैल्यू चलेगी, तब इसके अंदर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 प्लस वन, और अब x के अंदर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास ना एक काउंटिंग, आपके पास एक प्रोसीजर बन गया पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऑल दी वे टू 100। जैसे ही 100 आएगा आपका लूप ब्रेक कर देगा, क्योंकि 100 जैसे ही आ गया इसका मतलब आपकी आउटपुट फ्लेयर पे जो है वो 100 टाइम्स पूरा हो चुका है, ठीक है। तो ये आपके पास x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन का मकसद है। तो अब मुझे बताओ, अब ये चीज़ समझ आई है कि नहीं? अच्छा, ये वाला जो x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन है ना, ये हमारे कोड में इंक्लूडेड है, बिकॉज ये वाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस ये होता है कि फॉर लूप में बिहाइंड दी सीन हो रहा था, जो आपका नेक्स्ट एक्स होता है ना वो ऑटोमेटिकली कर लेता है बिहाइंड दी सीन्स, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती लिखने की। लेकिन जो वाइल लूप है, वाइल लूप में आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वाइल लूप में यू हैव टू राइट इट। अब बताओ और कोई सवाल हो? अच्छी बात आप सवाल कर रही हो।